Bismillahirrahmanirrahim. Today the lecture is about data collection and sampling techniques. Objective, by the end of this session, the learners would be able to understand methods of data collection, types of probability sampling, and types of non-probability sampling. First of all, starting with the data collection. Data can be collected in variety of ways. जैसे आप लोगों को पता है अभी आप लोग अपनी रिसर्च भी कर रहे हैं there are different ways to collect the data. One of the most common methods is through the use of surveys. Surveys can be done by using a variety of methods. आपने भी अभी किए हैं रिसर्च की है डाटा कलेक्शन किया है आप कुछ स्टूडेंट्स आप में से हॉस्पिटल्स गए हैं कुछ कॉलेजेस गए हैं कुछ कम्युनिटी में गए हैं so you used surveys so it can be done in different ways. There are different methods. Three of the most common methods are telephone survey, the mailed questionnaire, and the personal interview. ये हम इसको आगे discuss. Starting with telephone surveys, um, have an advantage over personal interview surveys in that they are less costly क्योंकि आपको जाना नहीं पड़ता आप टेलीफोन कॉल से ही दूसरों का फीडबैक ले सकते हैं that how were the services of the hospital आप क्या satisfied थे with your physician or something like that जिसके ऊपर भी आप research करना चाह रहे हैं are you satisfied with the pathology service or anything of that sort. So telephone service में आपको कहीं जाना नहीं पड़ता कॉल मिलानी है और उससे feedback लेना है. So this is just one example. Also people may be more candid in their opinions since there is no face to face contact. तो अगर आप शायद फेस टू फेस लें तो वो प्रॉब्ली थोड़ा हिचकिचाए हेजिटेंट हो लेकिन हो सकता है कि वो जब आप उसके सामने नहीं है सो ही इज़ मोर कैंडिड ही इज़ मोर एक्सप्रेसिव. Disadvantages here. Major drawback to telephone service that some people in the population will not have phones or will not answers when the calls are made. Hence, not all people have a chance of being served. बड़ी कॉल्स आती हैं जी हमें भी आती हैं आपको भी शायद आती होंगी फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज कि जी हमें ज़रा अपना फीडबैक दीजिए या हमारी सर्विसेज ये हैं सो प्रॉब्ली तो कभी उनके पास होते नहीं है फ़ोन नंबर्स या जब हों तो हम आंसर नहीं करते हैं या तो फ़ोन नहीं होता पास या जब आती भी है तो वी डोंट एक्चुअली कलेक्ट दैट फ़ोन या हम उसको पिक ही नहीं करते. Also, many people now have unlisted numbers and cell phones, so they cannot be served. So बहुत सारे के unlisted भी होते हैं, cell phones नहीं होते हैं. अब तो आपको पता है ना बहुत सारा जो just by the way thing कि ये जो black what do you call that black internet वो उसमें आपका डाटा शेयर किया जाता है कंपनीज के साथ सेल किया जाता है आपका ये जो नंबर्स होते हैं आपको अननोन जगहों से नंबर्स आ रहे होते हैं प्रमोशन के सब तो ये होता है जिसमें एक्चुअली यूज़ किया जाता है सर्विस के लिए और रिसर्च के लिए भी लेकिन कभी कभी उसमें ये होता है कि अनलिस्टेड नंबर्स होते हैं आपको नहीं मिलते हैं. अगर फॉर एग्जांपल आप एथिकल एलिमेंट से भी देखें अगर आप करना चाहें हो सकता है आपको सारे नंबर्स ना मिलें आपके अगर आप टेलीफोन सर्वे करना चाह रहे हैं सो इट बिकम्स डिफिकल्ट एट टाइम्स. Finally, even the tone of the voice of the interviewer might influence the response of the person who is being interviewed. Absolutely. So tone भी बड़ी matter करती है. Is it harsh? Is it fine? Is it normal? So टोन भी मैटर करती है कि वो किस टोन से बात कर रहा है उससे उसके जो रिस्पॉन्स है वो अफेक्ट हो सकते हैं और प्रॉब्ली इज़ नॉट इन अ गुड मूड टू आंसर द क्वेश्चन वो जल्दी जल्दी में आपको जवाब दे रहा है सो दैट आर द डिसएडवांटेज. फिर मेल्ड क्वेश्चनएयर है जी. Surveys can be used to cover a wide geographic area that telephone surveys or person interviews since mail questionnaire surveys are less expensive to conduct. ऑब्वियसली ये भी लेस एक्सपेंसिव है हमारे यहाँ कभी कभी होता तो नहीं हमारे यहाँ लेकिन बाहर के मुल्कों में जहाँ पे उनके पास अच्छा डाटा मौजूद हो वहाँ पे उनको मेल्ड क्वेश्चनर्स भेजे जाते हैं और उनसे फीडबैक लिया जाता है स्पेशली फॉर एग्जांपल जो ये एक फिजिशियन हेल्थ स्टडी हुई थी जो एस्प्रिन के बारे में तो उसमें मेल क्वेश्चनर यूज़ किया गया था. फिजिशियंस को भेजे गए उनसे पूछा गया अबाउट द रिसर्च के क्योंकि वो एस्प्रिन के रिसर्च में थे सो उनसे पूछा गया कि आपको कोई साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे और उनको कंपेयर किया गया विद द प्लेसिबो. सो वो मेल क्वेश्चनर के थ्रू था लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास इनका डाटा मौजूद होना. Also respondents can remain anonymous if they desire. तो obviously आप मेल क्वेश्चनर में कभी भी नाम या एड्रेस ना पूछें आप उनसे सिर्फ उनके
एज का पूछ लें या जेंडर का पूछ लें, और पूछने के साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं कि नहीं हुए, सो पता तो नहीं चलेगा कि वो किस नाम से है. So it can be anonymous. Disadvantages: mailed questionnaire survey include a low number of responses and inappropriate answers to questions. Obviously, आजकल तो आपको पता है, हमने भी किया, नेट पे किया है, सो आजकल मेल्ड के बजाय नेट का भी एलिमेंट मौजूद है. लेकिन उसमें रिस्पॉन्सेज वेरी कर सकते हैं. कभी तो यू नो अगर आपके लिंक्स अच्छे हैं तो फिर तो आपके पास रिस्पॉन्सेज अच्छे आएंगे, लेकिन अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे कर रहे हैं, सो प्रॉब्ली विल गेट लो रिस्पॉन्सेज and probably will get inappropriate answers, because you never know how they are filling the form or how they are filling that survey actually. Another drawback is that some people may have difficulty reading or understanding the question. Absolutely. So ये भी एक issue है. अभी हमने जो recently एक questionnaire बनाया, उसमें था, it was DAS, depression, anxiety and stress scale वाला. उसमें पहला question था कि um, I felt went down. The first question was I felt went down. तो even the students couldn't understand कि went down सर, मतलब ये आम लोगों को समझ नहीं आएगा कि ये क्या मतलब. even the पढ़ा लिखा लोग भी won't understand this question. So I wrote relax in the bracket, so they get the meaning of went down. So that is how थोड़ी difficulties हो सकती हैं अगर आप उसको properly उसको थोड़ा टेस्ट रन नहीं करेंगे, पायलट नहीं करेंगे. तो अच्छा है कि पायलट आप करें, फिर आप आगे चल के उसको स्मॉल स्केल पे मिस्टेक्स पता चल जाए, फिर आप लार्ज स्केल पे. Person interview surveys, they have the advantages of obtaining in-depth responses to questions from person being interviewed. Obviously जब आप person interviews करते हैं तो आप आपके सामने वो बंदा होता है और आपको सब समझ आ रही होती है कि ये कैसे आंसर कर रहा है, कोई बायस तो नहीं है, कोई कोई झूठ तो नहीं. आई मीन बॉडी लैंग्वेज से भी, नॉर्मल नॉन वर्बल एक्शन से भी पता चल जाता है, और आप इन डेप्थ रिस्पॉन्सेज ले सकते हैं. स्पेशली आपने भी किए हैं, अभी स्टडीज़ की हैं, तो आपने भी पर्सन इंटरव्यूज़ ही लिए हैं एक किस्म के, नॉट इन वेरी इन डेप्थ, लेकिन जो भी आपके क्लोज एंडेड क्वेश्चनेयर्स थे उससे रिलेटेड आपने उनसे क्वेश्चंस पूछे हैं. क्वांटिटेटिव स्टडीज़ में क्या होता है कि यूजुअली क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं कि क्या डू यू फील डिप्रेस, sometimes, often, always, rarely and all that, it's a close ended element होता है. उसमें बंदा आपके ही क्वेश्चंस के ऑप्शंस तक महदूद होता है. he can't express himself or herself in fact. लेकिन जब हम क्वालिटेटिव स्टडीज़, वो डोमेन नहीं है लेकिन मैं सिर्फ ऐसी बात है बता रहा हूँ, लेकिन जब हम क्वालिटेटिव स्टडीज़ करते हैं तो उसमें डिफरेंट फिर पर्सनल इंटरव्यूज होते हैं, जिसमें हम फोकस ग्रुप डिस्कशंस होती है, इन डेप्थ इंटरव्यूज़ होते हैं. मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि जब हमने एक स्टडी की मर्दान में अबाउट द कम्युनिटी मिडवाइफ्स के, लोगों को उनके बारे में पता है कि नहीं पता, तो हम क्लोज एंडेड क्वेश्चंस नहीं लेके गए, हमने ओपन एंडेड, यानी व्हाट डू यू थिंक अबाउट community midwives working over here. So they gave us the very inside of those midwives. क्योंकि अगर हम क्लोज एंडेड लेके जाते हैं और हम पूछते कि क्वेश्चन सेटिस्फाइड है कि नहीं सेटिस्फाइड, तो उन्होंने जो हमें बताया एक्चुअली वो ये था कि वी डोंट इवन नो अबाउट कम्युनिटी मिडवाइव्स, वी डोंट नो वेदर दे आर इवन वर्किंग ओवर हियर और नॉट. और हमें सो आपको ओपन एंडेड जब छोड़ते हैं, सो दे यू गेट टू नो द इन डेप्थ एलिमेंट्स एज वेल, जो ज़्यादा इन डेप्थ होते हैं क्वांटिटेटिव के कंपैरिजन में करके. क्वांटिटेटिव में तो जो आपकी नॉलेज होती है उसी की बेस पे आप आगे लेके जाते हैं, वो नॉलेज भी ठीक है. यानी मैं बता रहा हूँ कि एक क्वांटिटेटिव एलिमेंट है जिसमें क्लोज एंडेड यूजुअली क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें रिस्पोंडेंट आपके ही जो क्वेश्चंस के ऑप्शंस होते हैं महदूद होता है. बट इन क्वालिटेटिव उसमें आप उसको चॉइस देते हैं. ऑफ कोर्स यू ट्राई कि वो उसी डोमेन में रहे, उसकी अपनी एक डिस्क्रिप्शन है, लेकिन क्वालिटेटिव में होता है कि आपको और भी इन डेप्थ उसकी इनसाइट पता चलती है. One disadvantage is that interviewers must be trained in asking questions and recording responses, which makes the person interviews survey more costly than the other two survey methods. Obviously, I mean, you have to go and you have to ask the people about it. आपको logistics चाहिए, आपको, मैंने अभी आपको मर्दान की एग्जांपल दी, आपको टाइम चाहिए, उधर लोगों को अरेंज करना होता है, फिर फिर उसको ऑब्वियसली रिकॉर्ड रिस्पॉन्स करने पड़ते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप लिख तो नहीं सकते. फिर आपको यानी जो इन डेप्थ रिस्पॉन्सेज होते हैं,
जो उनकी ओपिनियंस होते हैं उनको रिकॉर्ड करना पड़ता है, फिर आपको ट्रेन होना पड़ता है बहुत पूरी अच्छी तरह। ट्रेन कैसे होना पड़ता है कि आप कोशिश करते हैं कि वो ट्रैक पे रहें, कहीं इधर उधर की बातें ना करने के, मीडियम एडवाइस के अलावा कहीं अपने मसले ना बयान करना शुरू कर दें एंड ऑल दैट। सो बिकॉज टाइम की कमी होती है, यू हैव टू मैनेज द टाइम एज वेल। Although you are getting the insights, but you have to manage the time and the responses as well. So you have to be really good, really good trained in that, and you have to have other equipments with you, for example, the recorder and all that, so you can have the recording responses of the whole interview as well. Another disadvantage interviewer may be biased in his or her selection response. So आप अपनी स्टडी क्यों करते हैं, आप स्टूडेंट्स के पास जाते हैं या जाते हैं हॉस्पिटल्स में, तो ना चाहते हुए भी शायद आपका कोई बायस डेवलप हो जाता है, क्योंकि दिस इज़ योर वर्क, दिस इज़ योर रिसर्च इज़ योर बेबी, सो यू लाइक कि जो मैंने सोचा है हाइपोथेसिस उसके मुताबिक ही आए चीज़, उसके अगेंस्ट आए, सो you tend to be a bit biased. Data can be collected in other ways, such as direct observations of situations. Obviously, आप data को direct observations के ज़रिए भी देख सकते हैं। आप जाते हैं और आप देखते हैं कि लोग यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, are they following the hygiene practices? For example, आजकल COVID का issue है, so you go in a hospital, आप वार्ड में जाते हैं for example, और आप देखते हैं whether they are practicing the hygiene elements over here कि नहीं, इनके पास क्या ये पर्सन PPE इनको अगर दिया गया तो are they using it or not? So आप direct observations भी देख सकते हैं जिससे आपको डाटा पता चलता है। Now going ahead with the sampling technique. Sampling allows to draw conclusions about a whole by examining a part. Absolutely. So you can get an idea about the whole from a part. यानी जब भी आप किसी जगह जाते हैं, आप किसी एक जनरल स्टोर भी जाते हैं, तो आपको समझ आ जाती है कि यहाँ पे चीज़ें किस लेवल की होंगी, कैसी होंगी। बाय गेटिंग टू नो सिंपल थोड़ी बहुत चीज़ें ही देख के आपको पता चल जाता है। इसी तरह पॉपुलेशन को भी आपको पता चल जाता है कि अगर आपको लगे कि यहाँ पे अगर 1000 लोगों में 100 लोग जो हैं अपने बच्चों को वैक्सीनेट नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं वो वैक्सीनेट शायद नहीं कर रहे हैं। या यहाँ पे अगर 100 लोग हाइजीन प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो शायद बहुत सारे लोग इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। या अगर बहुत सारे लोग जो हैं वो एक कम्युनिटी में सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो शायद कुछ लोग नहीं फॉलो करें, तो इसका मतलब है कि बहुत सारे इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, या समथिंग लाइक दैट इन अ स्पेसिफिक विलेज इन अ स्पेसिफिक सोसाइटी, and vice versa. It enables us to estimate the characteristics of a population by directly observing a portion of the entire population. So आपने भी स्टडीज की हैं कॉलेज के स्टूडेंट्स में, हॉस्पिटल्स में, तो आपने पोर्शन ही लिया ना जी, आपने कोई सारी पॉपुलेशन तो नहीं ली है, and you get to know the characteristics of. बट वी रिकमेंड क्या, हम रिकमेंड ये करते हैं कि आप जो है बेसिकली रैंडम सैंपल लें ना, यही तो आगे हम बात करेंगे। पोर्शन लें होल का, लेकिन वो रैंडम होना चाहिए। We surely don't have a complete list of adult males of District Peshawar. Similarly, most of the populations we encounter don't have complete list. Obviously, therefore, we need to look for other sampling techniques. तो हमारे पास सारे तो नहीं हो सकते हैं। तो there are different types then. There are two types of sampling actually. Probability sampling. It involves selection of sample from population based on principle of randomization or chance. आप नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। जब हम रैंडम सैम्पलिंग का कहते हैं, फॉर एग्जांपल आप बाउल में रोल नंबर्स डालें, एग्जांपल दे रहा हूँ, या जनरेट करें ऑनलाइन वेबसाइट्स के थ्रू, तो आप रैंडमली, मैं भी आपको लिंक भी शेयर करूँगा, आप वो प्रैक्टिकली कर भी सकते हैं खुद पर। रैंडमली आपके पास नंबर्स आ जाएंगे। सो यू कांट प्रेडिक्ट। फॉर एग्जांपल आपकी क्लास है और मैंने 10 बंदे पिक करने हैं, तो वो कोई भी 10 बंदे हो सकते हैं, फ्रॉम रोल नंबर 10 to 14 to 91 to 71, जो भी है, वट एवर इट इज़, तो कोई भी मेरे सामने आ सकता है। सो यू कांट प्रेडिक्ट कि कौन से वो 10 बंदे होंगे या कौन से वो 20 बंदे होंगे आपकी क्लास में से। Probability sampling is more complex, more time consuming and usually more costly than non-probability sampling, क्योंकि non-probability sampling में तो इस तरह की कोई एक्सरसाइज होती नहीं है। उसमें तो हम जाते हैं और सीधे सीधे जो बंदे सामने हमारे पास होते हैं उनको हम ले लेते हैं। डिस्कस करेंगे आगे। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है? देयर इज एन assumption
that there is an even distribution of characteristics within the population, which is wrong. Assumption ये होती है कि ये equally distribution हुई है characteristics. For example, अगर drug addicts हैं तो उनके जो characteristics हैं वो evenly distributed हैं उन्हीं की population में. हम अब आगे discuss करते हैं. It is utilized for questionnaire testing and some preliminary studies during the development stage of a survey. बहुत अच्छी example है ये कि non probability sampling का ये नहीं कि बिल्कुल disadvantage है, आप इसको आप testing के लिए use कर सकते हैं. For example, अभी हमने किया है study की है तो स्टूडेंट्स को एडवाइस किया गया कि जी आप किसी भी 10 बंदों को पिक कर लें अपने कॉलेज में से, किसी भी कोई भी सामने जो भी आ जाए कन्वीनियंटली, और उनसे ये सर्वे अपना क्वेश्चन फिल कराएं. तो आपको पता चल जाएगा कि उनको सही तरह समझ आ रही है कि नहीं आ रही, कोई क्वेश्चन है जो मुश्किल है या कोई क्वेश्चन है जिनकी जिनका जो पैटर्न है, जिनकी जो सीक्वेंस है वो ठीक उनको नहीं लग रहा, थोड़ी मुश्किल हो रही है समझने में. सो आप इस चीज़ में इसको डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं टेस्टिंग के कॉन्टेक्स्ट में. या कोई प्रिलिमिनरी स्टडीज़ हैं जो आपने अभी फुल फ्लैज स्टडी नहीं की है स्टार्ट, और आप प्रिलिमिनरी स्टडी कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल ये जो हमने फिजिशियन हेल्थ स्टडी थी जिसमें 33,000 फिजिशियंस थे. शुरू में क्या किया गया, प्रिलिमिनरी स्टडी की गई और फिर उसके बाद जो है उसकी बेस पे एक फुल फ्लैज स्टडी लॉन्च की गई. दे आर क्विक एंड एक्सपेंसिव एंड कन्वीनियंट. नॉन प्रोबेबिलिटी जो होती है क्विक होती है, जो मैंने एग्जांपल दी कि आप जाते हैं और आप 10 बंदों को पिक करते हैं, किसी भी आपको कहते हैं कोई भी सामने आ जाए. सो दिस इज क्विक एंड एक्सपेंसिव एंड कन्वीनियंट. टाइप्स क्या हैं जी प्रोबेबिलिटी की? Are those when inferential statements can be made based on samples. तो हम इसमें inferential statements बना सकते हैं because inferential क्या, you can inference from sample to population because you have selected the sample from the population through a probability sampling. क्योंकि उसमें randomization है, आपने आपकी क्लास में से मैंने सामने से 10 स्टूडेंट्स को नहीं लिया बल्कि randomly किसी 10 स्टूडेंट्स को पिक किया. So there is a difference. So इसमें जो टाइप्स हैं वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड, क्लस्टर एंड मल्टी स्टेज. इसी को हम आगे डिस्कस करने लगे. और नॉन प्रोबेबिलिटी की कौन सी टाइप्स हैं? और नॉन रिप्रेजेंटेटिव, वही जो मैंने अभी आपको बात की कि मैं कहूँ किसी भी 10 बंदों को पिक कर लें फॉर टेस्टिंग द क्वेश्चन. सो ये नॉन रिप्रेजेंटेटिव है ना, वो तो आई मीन कॉलेज के सारे तो कोई भी 10 बंदे जो सामने आ रहे हो students in fact. So उसमें purposive sampling है, this is purposive sampling, not purpose. Purposive sampling, convenience sampling, quota sampling and snowball sampling. तो हम आगे डिस्कस करते हैं. पहले probability की बात करते हैं जी. Simple random. Simple random are selected by using chance methods or random numbers. One such method is to number each subject in the population, then place numbered cards in a bowl, mix them thoroughly and select as many cards as needed. छोटी सी एग्जांपल और बड़ी इजी है. आप 100 स्टूडेंट्स हैं या 400 स्टूडेंट्स हैं आप कॉलेज में, और मैंने आपके कॉलेज में स्टडी करनी है, मैं 400 स्टूडेंट्स का रोल नंबर उसमें डालता हूँ ईयर वाइज और मैं उनको पिक करता हूँ रैंडमली, और मुझे चाहिए 100 स्टूडेंट्स. ठीक है जी, तो रैंडमली पिक कर सकता हूँ और मुझे पता चल जाएगा. मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता किसका नंबर सामने आएगा. The subjects whose number are selected constitute the sample. Since it is difficult to mix the cards thoroughly, there is a chance of obtaining a biased sample. For this reason, statisticians use another method of obtaining numbers. They generate numbers with a computer or calculator. तो हो सकता है सारे ऊपर जो आपने पर्चियाँ बनाई हैं उसमें सारे ऊपर 4th ईयर के हैं, नीचे सारे 1st ईयर के हैं, तो आपके पास 1st ईयर का बाउल में जो आपने वो कार्ड्स डाले हैं वो थोड़े बाइस्ड हों, तो आप स्टेटिशियंस या रिसर्चर्स क्या करते हैं, वो रैंडम नंबर जनरेट करते हैं थ्रू अ कंप्यूटर और कैलकुलेटर. तो वेबसाइट्स हैं random.org उसका नाम है, आप जाएं, मैं आगे आगे एड्रेस भी शेयर कर लूँगा, आप उसमें दे सकते हैं आराम से और आपको पता चल जाएगा. बिफोर द इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर रैंडम नंबर्स वर ऑब्टेन फ्रॉम टेबल. ये टेबल्स हैं जो यूज़ होते थे पहले, लेकिन अब तो ये अब ये वेबसाइट आप जाएं प्लीज़, इस वेबसाइट पे जाएं और आपको पता चल जाएगा सब. random.org बैकस्पेस इंटीजर्स. तो आप इसमें इसको सिर्फ बता देते हैं कि जी मुझे 1 से 100 तक मेरी क्लास में रोल नंबर्स हैं या 1 से 400 तक मेरे कॉलेज की पॉपुलेशन है, और इसमें मुझे आप 100 रैंडम नंबर जनरेट करके दें. तो आप इस वेबसाइट पे जाएं, ये सामने ही लिखा हुआ है और नीचे जनरेट को क्लिक कर दें, आपके सामने जो है रैंडम नंबर्स आ जाएंगे.
फिर है systematic sampling. Researchers obtain systematic samples by numbering each subject of the population and then selecting every case subject. इसको example देते हैं. For example, suppose there were 200 subjects in the population and a sample of 50 subjects were needed. 2000 लोग हैं जी population में, आपको 50 बंदे चाहिए. तो आप क्या करते हैं, 2000 divided by 50 is equal to 40. Then k is equal to 40. Every 40 subject would be selected. यानी पहला बंदा कोई भी या पांचवा बंदा कोई भी. अगर पहला बंदा है तो फिर नेक्स्ट बंदा 40th होगा, फिर 80th होगा, फिर 120th होगा. लेकिन अगर आपका पहला बंदा रैंडमली फिफ्थ आया है तो फिफ्थ, फिर 40 उसमें ऐड करें, 45th, फिर 85, फिर 135 एंड सो ऑन. तो ये एड अप होते जाएंगे. However, the first subject number between 1 and 40 would be selected. वो जो मैंने भी एग्जांपल दिए कि पहला जो बंदा होगा वो कोई भी रैंडमली हो सकता है, पहला भी हो सकता है, पांचवा भी हो सकता है. फिर आप उसके अंदर उसको आगे ऐड करते जाते हैं. अगर 10वां आया तो फिर इसमें आप 40 ऐड कर लें, 50, फिर 90, फिर 130 एंड सो ऑन. So this is systematic. Suppose subject 12 was the first subject selected, then the sample would consist of subjects whose number were 12, 52, 92, etc. until 50 subjects were obtained. So that is what we discussed. Numbering is not always necessary. For example, the researcher may select every 10th item from an assembly line to test for defects. तो नंबरिंग ज़रूरी नहीं होती, हो सकता है वो हर 10वां आइटम सेलेक्ट कर ले डिफेक्ट को जाने के लिए, या किसी मशीन को हॉस्पिटल्स में आप देख रहे हैं और आप हर 10th मशीन को पिक करते हैं, कोई भी है, या हर सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ ईसीजी मशीन को पिक करते हैं, व्हाटएवर. पीपी ऑपरेटर्स होते हैं आपके, हर चेक करते हैं वहाँ पे कि जी हम देखते हैं इसमें कितने काम करते हैं. It is stratified sampling. In stratified sampling, we split the population into non-overlapping groups of strata, men and women. For example, men and women, people under 30 years of age, and people 30 years of age and older, and then the sample within each strata. So stratified, जिस तरह आपको पता ही है, हम strata बना देते हैं. मेल फीमेल का strata, एज रिलेटेड, अंडर 30, ओवर 30, और फिर हम उसमें स्ट्रेटिफाइड करके सैम्पलिंग करते हैं. पर्पस इन टू इंश्योर एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सब्जेक्ट्स इन ईच स्ट्रेटम. ऑब्वियसली आपकी क्लास की एग्जांपल ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में ज़्यादा मेल्स हैं, 60 फॉर एग्जांपल 60 मेल्स हैं, 40 फीमेल्स हैं, तो आप स्ट्रेटा बना देंगे जी. और आपको चाहिए फॉर एग्जांपल 20 सैंपल. तो अगर इसमें फीमेल एलिमेंट ज़्यादा आ गया तो ये तो रिप्रेजेंट नहीं करेगा ना जी आपकी क्लास को. आप चाहते हैं कि आपके सैंपल में वैसी रिप्रेजेंटेशन है जैसे आपकी क्लास की पॉपुलेशन है, तो आप स्ट्रेटिफिकेशन कर देते हैं. यानी 60 जो है मेल्स हैं और 40 जो है वो फीमेल्स हैं. तो हम क्या कहते हैं कि जी 20 का अगर सैंपल चाहिए तो 12 हम स्पेसिफिकली लेंगे रैंडम तरीके से मेल से, और 8 लेंगे फीमेल से. क्यों? क्योंकि 8 इज़ 40% ऑफ 20 एंड 12 इज़ 60% ऑफ 20. सो हम जिस तरह आपकी क्लास की रिप्रेजेंटेशन है, पॉपुलेशन की रिप्रेजेंटेशन है 60-40, वैसे ही हम सैंपल में भी उसको रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं. Systematic sampling within each stratum can be by simple random sampling or systematic sampling. मैंने यही बताया कि आपने पहले स्ट्रेटा बना लिया, 12 लोग जो हैं मेल से और 8 फीमेल से, तो 12 उन 60 में से आप रैंडमली पिक कर सकते हैं या सिस्टमेटिकली भी पिक कर सकते हैं. इसी तरह फीमेल से भी आप अगर आपने 8 पिक करने हैं अपनी क्लास में से, तो आप उनको रैंडमली पिक कर सकते हैं, किसी का भी आप रोल नंबर पिक कर सकते हैं. For example, if a population contains, यही जो पीछे भी example दिया इस तरह बता रहे हैं. If a population contains 70% men and 30% women, and we want to ensure the same representation in sample, we can stratify and sample the numbers of men and women to ensure the same. That is what we already discussed. ये वही example है, इसमें 70-30 बोला है, मैंने 60-40 example दिया. For example, if desired sample size is n is equal to 200, then 140 and 140 men and 60 women could be sampled either by simple random sampling or by systematic sampling. So this is the same example with different numbers actually.
Coming towards this cluster sampling. Researchers also use cluster sample. Here the population is divided into groups, clusters called clusters by some means such as geographic area or schools in large school district. Then the researchers randomly select some of these clusters and use all members of the selected clusters as a number of samples. इसमें होता है क्या, for example आप मैं आपको example देता हूँ. आप देखना चाह रहे हैं कि जो बीपी के पेशेंट्स हैं पेशावर में, उनका बीपी कितनी अच्छी तरह कंट्रोल है, आप रिसर्च करना चाह रहे हैं. और ये बड़ी अच्छी एक रिसर्च अभी रिसेंटली खान ने की भी है. There is very poor control of blood pressure among patients with hypertension. So आप क्या करते हैं, क्योंकि पेशावर तो बहुत बड़ा एरिया है, तो आप क्लस्टर ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल ताकाल, बड़ा बेर एंड कैंट, ये तीन आपने क्लस्टर्स ले लिए. क्लस्टर्स हो गए आपके, ठीक है जी. और इन क्लस्टर्स में से फिर आप रैंडमली यानी लेट मी जस्ट रिपीट इट अगेन, क्योंकि इस क्लस्टर तो बहुत ज़्यादा हैं आपके पेशावर में. हैदराबाद भी है और ये रेगी मॉडल टाउन है, कैंट है, सिटी एरिया है, गुलबहार है, चमकनी है. देयर आर सो मेनी एरियाज. तो आप रैंडमली उनमें से एक क्लस्टर सेलेक्ट करते हैं. मैंने आपको एग्जांपल दी. हमने सेलेक्ट किए बड़ा बेर आ गया हमारे पास, कैंट आ गया और टाउन आ गया फॉर एग्जांपल. और फिर उनमें से हम सारे मेंबर्स को पिक करते हैं, ठीक है जी. हम उनमें से सारे यूज ऑल मेंबर्स ऑफ द सिलेक्टेड क्लस्टर्स एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सैंपल्स. यानी फिर उसमें से हमने रैंडमली सिलेक्ट तो कर लिया इलाकों को, इन सारे इलाकों में से. फिर हम उनमें फिर हम सारे उस सैंपल को लेंगे, यानी जितने भी उधर हाइपरटेंसिव लोग हैं उन सबको लेंगे और देखेंगे कि वो किस चीज़ से ज़्यादा ठीक हो रहे हैं. जो रिसर्च हुई थी अभी, उसमें ये देखा गया था कि एक वो है जिसमें एक आम वो है ट्रायल का, जिसमें इन हाइपरटेंसिव पेशेंट्स को जिस तरह यूजुअली देखा जाता है कि बस आप एहतियात करें, ये करें वो करें, बस इस तरह एक आम था. एक ये आम था उस ट्रायल का. एक आम वो था जिसमें इस यूजुअल ट्रीटमेंट के साथ उनको ब्राउशर्स दिए गए, इंफॉर्मेशन दिए गए, एक काउंसलर बिठाया गया उनकी फैमिली के साथ. वो एक इशू था, वो एक एलिमेंट था. दूसरा आम ये था. और तीसरा आम यानी फॉर एग्जांपल जो टाउन में था उनके लिए जो था इन दोनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन के साथ, यानी यूजुअल जो केयर होती है प्लस ये जो स्पेशल क्या कहते हैं इसको, जो लेक्चर्स या जो उनको काउंसलिंग की गई, अलॉन्ग विद दैट उनके लिए एक रेगुलर टर्म्स पे एक बंदा भी उनके घर आता था हर वीकली. उनको देखता था कि वो उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उनकी डाइट ठीक है कि नहीं. सो देयर वर डिफरेंट 3 आर्म्स इन दैट ट्रायल. और फिर देखा गया कि किस आर्म का सबसे अच्छा रिजल्ट आया इन बीपी कंट्रोल ऑफ दोज पेशेंट्स. So that is how we had that research of taking the cluster randomly and then selecting members from those suppose the researcher wishes to survey apartment residents in a large city. ये मैंने वही example. If there are 10 apartment buildings in the city, then the researcher can select at random 2 buildings from the 10 and interview all the residents of that buildings. 10 तो सारे के सारे क्लस्टर्स है ना, जो मैंने सिटी आपको पेशावर का सारा एरिया बताया. फिर आप उन 10 में से रेंडमली 2 को पिक करें. इधर हमने 3 को पिक किया था जो हमारे एरिया से. इधर ये बिल्डिंग्स में से 2 बिल्डिंग्स को पिक करा, फिर सारे रेजिडेंट्स को इंटरव्यू कर रहे हैं. Cluster sampling is used when the population is large or when it involves subjects residing in large geographical area. So I gave you the example of Peshawar. Okay, so if one wanted to do, for example, if one wanted to do a study involve the patient in hospitals in Peshawar city, it would be very costly and time consuming to try to obtain random sample of patients, since they would spread over a large area. Instead, a few hospitals could be selected at random and the patient in these hospitals would be interviewed in a cluster. तो आप सारे हॉस्पिटल्स को नहीं, आप डबगरी में कितनी जगह हैं, टाउन में कितने हैं, हमारे मेजर हॉस्पिटल्स कितने ज़्यादा हैं, तो हर एक को तो हम ही कर सकते हैं. तो हम उसमें से क्लस्टर लेते हैं, क्लस्टर पिक करते हैं, फिर उस क्लस्टर में सब पेशेंट्स को लेंगे या सब इंडिविजुअल्स. मल्टी स्टेज सैम्पलिंग.
ऑब्वियसली अभी हमने पीछे की भी है, यानी हमने जब पहले स्ट्राटा बनाया उसमें फिर रैंडम सैम्पलिंग की, तो क्या हमने दो मेथड्स यूज़ किए ना, एक तो नहीं किया, पहले हमने स्ट्राटा बनाया मेल फीमेल का, फिर उस मेल फीमेल में रैंडमली हमने पिक किया. So multi-stage है ये. It is a process of sampling a population in a series of consecutive steps. For example, a town may be divided into a number of areas, and number of those areas may drawn by a random process. Within these drawn areas, the school may be listed, and number of these schools drawn by a random process. तो आप areas को पहले randomly pick कर रहे हैं, और फिर विद इन दोज एरियाज आप स्कूल को देखते हैं और उन स्कूल को फिर रैंडमली पिक करते हैं. पेशावर के एरिया, पेशावर में तो बहुत सारे एरियाज हैं, तो आप रैंडमली पहले एरिया सेलेक्ट करते हैं, फिर एरिया में बहुत सारे स्कूल्स हैं और फिर उस स्कूल्स को आप रैंडमली पिक करते हैं. The pupils within these schools are then sampled to be examined, or further stage sampling can be applied by the random selection of a sample of the pupils. तो आप क्या करते हैं, आपको स्कूल भी रैंडमली मिल गए, अब आप उनमें स्टूडेंट्स भी रैंडमली पिक कर रहे हैं. So this is an example of multi. Coming towards the quiz. Uh, a survey agency wishes to assess patients' views of quality of service over the past year. Computer record identifies 1,000 patients over the past 12 months, and the decision is made to select 100 patients to survey. Describe a procedure for selecting a random sample of 100 patients from a last year population of 1,000 patients. आप बताएं जी, 1,000 patients हैं, हमने उसमें से 100 पेशेंट्स को सर्वे करना है, तो कौन सा मेथड हम यूज़ करेंगे. डाटा है हमारे पास उन सारे पेशेंट्स का थ्रू देयर एमआर नंबर और पेशेंट नंबर. Right. So assign numbers 1 to 10 to the clients. Use a software package to randomly select 100 of them. मैंने भी आपके साथ पीछे अभी शेयर किया है, जिसको कहते हैं random.org/integers. तो आप उसमें आप दे देते हैं, आप एक्सरसाइज कीजिएगा ना उसको. 1 to 100 आप 1 to 1000 आप क्लाइंट्स को एक फिक्टिशियस नंबर दे देते हैं और सॉफ्टवेयर को कहते हैं जी मुझे इसमें से 100 नंबर आप जनरेट करके दें. सो वो आपको 2 सेकंड में करके दे देता है. ओके, नेक्स्ट. In a village of 300 populations, 60 constitute Hindus, 20% Muslims, and 10% Sikhs, ये कोई सिंध का इलाका होगा, and 10% Christians. We want to take a sample of 10% of the population to study the eating habits of this population. The best method would be, population दी हुई है, हिंदू मुस्लिम सबकी आपको बताया हुआ, उनकी परसेंटेज बताई हुई है. The best method क्या होगा, stratified. Oh, I gave you the answer. That was a mistake. I thought it's a multiple choice question, but yes, and I can't go back in this PowerPoint वाला slide show element. So the answer is stratified sampling. क्यों? क्योंकि उसमें basically आपके पास best method यही है ना, क्योंकि हर एक की percentage different है. 60% हिंदूज हैं और 20% मुस्लिम्स हैं, तो आप उनकी percentage के मुताबिक उनको आप sample में constitute करते हैं, जिस तरह मैंने आपको आपकी क्लास की example दी थी. Coming towards this non-probability sampling. Purposive sampling, sampling on the basis of predetermined idea for sample, for example, selection of all diabetic patients. यानी अभी भी एक हमारा जो रिसर्च ग्रुप है वो कर रहा था कि जी risk factors, knowledge about risk factors and complications of diabetes among diabetic patients. So what I advise them to go towards this diabetic hospital इन हैदराबाद, और उधर आप जाएं और पर्पसेस जो भी आपको मिलेगा सामने वो डायबिटिक ही मिलेंगे ना, डायबिटिक हॉस्पिटल है तो पर्पसेस सैम्पलिंग है, इसमें कोई भी हमारी रैंडम सिलेक्शन नहीं है. हम गए, डायबिटिक मरीज था, हमने उसको लिया और स्टडी में शामिल कर लिया. So that was purposive sampling. Now convenience sampling, it is also known as accidental sampling, selected according to the convenience of the researcher. For example, it is convenient to ask the front benchers and hence they are sample members. तो बड़ा आसान है ना कि आप सामने वाले स्टूडेंट से पूछ लें कि जी ये नया मेथड आपको कैसा लगा है टीचिंग का. तो ऑब्वियसली जो सामने बैठे होते हैं वो प्रॉब्ली इंटरेस्टेड ज़्यादा होते हैं और वो आपको एक अलग ओपिनियन देंगे एज कम्पेयर टू बैक बेंचर्स या और टू द होल क्लास. तो आप कन्वीनियंटली तो ले लेंगे सामने सामने से, लेकिन वो रिप्रेजेंट नहीं करेगा सारी क्लास को. उनके ओपिनियन सारी क्लास को रिप्रेजेंट नहीं करते उनके ओपिनियंस,
इसी तरह किसी एरिया में भी आप जाते हैं तो अगर आप शुरू के घरों से आप ले लें पानी का सैंपल या रिसर्च कर रहे हैं आप कोई भी, और बाकियों के पीछे के घरों से या बाकी एरिया से नहीं लेंगे तो ये कन्वीनियंट होगी कि सामने सामने से आपने कर लिया, लेकिन दैट इज़ नॉट द रिप्रेजेंटेटिव सैंपल. In study carried out in a hospital ward, every 10th admitted patient was included in sample. Which sampling procedure is this? जी बताइए. So it is stratified, Niji. Yeah? Or systematic? What do you think? Is it stratified or systematic? Is it right or wrong? Stratified में हम क्या करते हैं, हम तो strata बनाते हैं ना, लेकिन systematic में हम क्या करते हैं, every 10 subject और every 15 subject हम लेते हैं. ठीक है जी, जो मैंने एग्जांपल दी थी एवरी 40th बंदा हम लेते हैं, सिस्टमैटिकली हम जाते हैं इसमें. सो द राइट आंसर इज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग. सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड नहीं है. सिस्टमैटिक सैम्पलिंग इज द राइट आंसर. Quota sampling, for example, examining only a predetermined number which is termed quota. Quota of samples members is completed in various segments group of the population. For example, quota sampling आपके एडमिशन्स में होती है. कोटा सैम्पलिंग एक ख़ास परसेंटेज के कॉन्टेक्स्ट में उनको लिया जाता है. 10% फाटा से, 1% एजे के से, 1% गिलगित बल्तिस्तान से, वट एवर इट इज़. सो कोटा सैम्पलिंग उसको कहते हैं. Snowball sampling, if we wish to have a sample of drug addicts, we won't be able to find many. Hence, we investigate the first addict and through him, her, reach other addicts. The sample is accumulated like a स्नोबॉल. यानी आपके पास कोई डाटा तो नहीं होता ना ड्रग एडिक्ट्स का, तो आप एक ड्रग एडिक्ट के पास जाते हैं, उसे डाटा लेते हैं और पूछते हैं कि यार बाकी कहाँ पे बैठे होते हैं ड्रग एडिक्ट्स, तो वो आपको एरिया बताता है उनका कि यार इधर चले जाओ, इधर मिल जाएंगे आपको. फिर आप उनसे पूछते हैं और उसे जब उधर जाते हैं आप फिर उनसे और पूछते हैं, वो आपको बताते हैं इधर चले जाओ. सो जिस तरह एक स्नोबॉल डेवलप होता है, बड़ा होता रहता है, इस तरह आपका सैंपल इससे बड़ा होता रहता है. लेकिन ये नॉन प्रॉबिलिटी है, दोनों नॉन प्रॉबिलिटी, कोटा भी और स्नोबॉल भी. इसमें आप हमारी यानी आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है. ठीक है जी, यानी आपके सैंपल जो हैं वो रैंडम सिलेक्शन में बेस्ड नहीं है, जो एक अच्छी बात नहीं होती. ओके, द लास्ट क्वेश्चन आई गेस. The female students of fourth year conducted a study perceptions of mother about neonatal jaundice. They went to a pediatric OPD and ward and took sample of 100 available mothers. Such type of sampling technique is snowball, convenience, cluster, certified, systematic. वो गए, उन्होंने पूछा, 100 अवेलेबल मदर्स थी बस उनके सामने, उनसे लिया और फिर आ गए उनसे. तो दिस इज़ कन्वीनियंस सैम्पलिंग ना जी. इसमें हम गए, हमारे सामने बैठी हुई थी ओपीडी में या वार्ड में, और हमने पूछा भाई तुम्हें क्या क्या पता है, तुम्हें क्या परसेप्शन है तुम्हारी न्यूनेटल जॉन्डिस के बारे में. सो दैट इज़ कन्वीनियंट सैम्पलिंग. So this is all lecture. Thank you.